क्लास में बच्चों हम ग्रामर के अंदर एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर संधि उसका अध्ययन करने करेंगे। संधि आपने सुना होगा। इस शब्द को हम कई बार कई जगह सुनते हैं। जब हम दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं तो कहते हैं ना, इन दोनों चीजों को हमने जोड़ दिया, इनकी संधि कर दी। ऐसे ही साहित्य में भी संधि का प्रयोग होता है, पर कहाँ? आप सब जानते हैं बच्चों, हमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाता है वैसे वैसे हर चीज बदलती है, भावनाएं बदलती हैं, भाव बदलते हैं, अभिव्यक्ति का ढंग बदलता है। बहुत सारा विज्ञान के कारण से इतनी तरक्की हो जाती है कि जिसके लिए हमें नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। अब नए शब्द कहाँ से बने? तो उन नए शब्दों को बनाने की प्रक्रिया में ही एक तरीका है कि कुछ दो शब्दों को मिलाकर हम एक नया शब्द बना लें जो उस हमारे नए भाव को या जो कुछ भी विज्ञान के अंतर्गत निर्माण हुआ है उसको अभिव्यक्ति दे सके, उसको एक नाम दे सके। तो उसके लिए साहित्यकार संधि का प्रयोग करते हैं। संधि में क्या होता है बच्चों? दो वर्ण आपस में आकर मिलते हैं और उनके मिलने से एक विकार होता है, एक चेंज होता है, परिवर्तन होता है। और वो दोनों वर्ण अपने जो शब्द हैं, पहले शब्द का अंतिम और आगे बाद वाले शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो विकार उत्पन्न कर रहा है, जो परिवर्तन कर रहा है और उन दोनों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहा है, इस प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। तो संधि का मतलब हो गया जोड़। परिभाषा यदि हम समझे तो मैंने आपको बताया, उसी को लेकर आप अपने शब्द में बना सकते हैं। जहां दो वर्ण आपस में मिलकर एक विकार उत्पन्न करते हैं, एक परिवर्तन करते हैं, उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। इसी के साथ में विच्छेद भी होता है। विच्छेद मतलब उन दोनों को अलग करना। जहां से हमने दोनों को मिलाया था, संधि की थी, वहीं से हम उन्हें अलग अलग कर देंगे तो वो दोनों वर्ण जिनको मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण किया गया था वो क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। यही संधि और विच्छेद, इसी चीज को हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। परिभाषा मैंने आपको बता दी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी दो वर्णों को मिलाकर एक नए जो विकार बन रहा है, विकार हो रहा है, एक शब्द का निर्माण हो रहा है, उसको संधि कहते हैं। ये जो वर्ण होते हैं आपस में, वो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, और स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग ये भी हो सकता है। उसके पश्चात भी कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। तो ये तीन तरह की अवस्थाएं होती हैं जिस कारण से संधि के तीन भेद होते हैं। तो संधि के इस वजह से तीन भेद में कौन कौन से हुए भेद? एक तो जहां स्वर के साथ स्वर का मिश्रण होगा, स्वर के साथ स्वर मिलकर नए शब्द का निर्माण करेगा, वहां होती है स्वर संधि। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, दूसरा, यदि व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, यानी व्यंजन आपस में मिलकर एक कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो वहां जो होगी वो संधि कहलाएगी व्यंजन संधि। Terus,
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहली संधि आती है स्वर संधि। आज हम जो शुरू करेंगे स्वर संधि से प्रारंभ करेंगे। बच्चों, अपने गत वर्ष की कक्षाओं में स्वर संधि में बहुत सारी संधियां पढ़ी होंगी। दीर्घ संधि आपने पढ़ी होगी, गुण संधि आपने पढ़ी होगी, वृद्धि संधि आपने पढ़ी होगी, यण संधि आपने पढ़ी होगी। ये सारी संधियां आप लगभग 9th और 10th की कक्षा में पढ़ चुके हैं। पर हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम अगर पिछले बार का रिवीजन नहीं करते तो आगे वाला जो है वो हमारे को अच्छे से समझ में नहीं आता। इसलिए पहले का रिवीजन बहुत आवश्यक हो जाता है। इस कारण से आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्वर संधि से। तो सब बच्चे हेडिंग डाल लेंगे स्वर संधि। स्वर संधि बच्चों कई तरह की होती है, जिसमें सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरे नंबर पर आएगी वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि। ये संधियां तो हम स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी क्लास में यानी सेकेंड ईयर में जो नई संधियां जुड़ी हैं उसमें 3 संधियां हैं। तो वो 5वें नंबर पे आती है हमारी आयाती संधि। ये नई संधियां हैं। छठी है हमारी पूर्व रूप संधि, और सातवीं है पर रूप संधि। इस तरह से ये स्वर संधियां हमारी 7 संधियां हमारे कोर्स में। शुरू की 4 हम पढ़ चुके हैं। नई हमारी 3 है नीचे वाली, इन्हें हमें विशेषकर समझना है। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो तीनों संधियां बहुत आसान है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत संक्षिप्त में हम पहले इनका रिवीजन कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा। बड़ा, अब हिंदी में बड़ा क्या, क्योंकि संधि स्वर के अंतर्गत आ रही है तो बड़ा मतलब स्वर, बड़ा स्वर जैसे हम कहते हैं बड़ा स्वर। जैसे कि साधारण आम बोलचाल की भाषा में बच्चे कहते हैं ना बड़ा आ, बड़ी ई, ये जो स्वर होते हैं ये बनेंगे इस संधि के अंतर्गत। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की परिभाषा हम सबसे पहले लिखेंगे। दीर्घ संधि जहां पर अ, ई, उ, ऋ और ल के पश्चात पुनः समान स्वर यानी अ के बाद अ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, ऋ के बाद ऋ और र के बाद र आता है, तो उनके स्थान पर इनका दीर्घ है ना, यानी अ आएगा तो दीर्घ कौन सा हो जाएगा, आ, बड़ा। ई आएगा तो बड़ी ई, तो यानी इन सब के दीर्घ स्वर में वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि लिख लेंगे सभी बच्चे, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ कौन कौन से स्वर हैं, अ, ई, उ, ऋ और ल, ये ह्रस्व स्वर है ना। के पश्चात मतलब बाद में,
अ ई उ री र आए तो इनके स्थान पर क्रमशः आ ई री और र उ जाता हो जाता है। बहुत आसान सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ह्रस्व अथवा दीर्घ, लघु अथवा दीर्घ, यानी या तो छोटे स्वर हो जैसे मैंने लिखे हैं, या इनके स्थान में दीर्घ भी हो सकते हैं, आ ई उ री र, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इनके पश्चात पुनः क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री र ये स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अ ई उ री र हो जाता है। क्रमशः का मतलब क्या है? यदि आ और आ आएगा तो क्या बन जाएगा? आ। ई और ई आएगा तो ई बन जाएगा। उ और उ आएगा तो उ बन जाएगा। रीडी और रीडी के मिलने से रीडी बनेगा। र और र के मिलने से र बन जाएगा। अब इसको हम टेबल के अकॉर्डिंग हम इसे समझ लेते हैं। मैं इसे मिटा रही हूँ, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक स्वर लेकर हम समझेंगे और बाकी को उसी हिसाब से हम अपने माइंड में समझ लेंगे। जैसे कि हम लेते हैं सबसे पहले अ। देखिए मैंने बताया था ह्रस्व अथवा दीर्घ अ अथवा आ, ठीक, इसी को लेकर चलते हैं। जैसे कि सपोज करो अ के पश्चात आ प्लस आ, यदि आ और आ ह्रस्व से ह्रस्व की संधि हो रही है, मेल हो रही है, तो क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? आ। अब अगर इधर अ है, इधर आ है, तब भी इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? आ। अब अगर ये चीज परिवर्तित हो जाए, यहाँ आ जाए आ, यानी जब हम संधि कर रहे हैं तो प्लस के चिन्ह से पहले आ और बाद में ह्रस्व आ जाए, तब भी इन दोनों के मिलने से आ ही बनेगा। अब यदि स्थिति दीर्घ आ भी हो जाए, यानी आ प्लस आ, इस कंडीशन में हो, तब भी इनका रूप जो बदल कर आएगा वो किसमें आएगा? आ में ही आएगा। यही प्रक्रिया हम अन्य स्वरों के साथ समझ लेंगे। यानी अ आ बन गया, अ और आ क्या बना? आ, और आ प्लस आ प्लस आ, सब बदलेगा आपका दीर्घ में, ठीक, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि। एक उदाहरण से हम इसको बिल्कुल स्पष्ट कर लेंगे। देखिए एक विच्छेद मैं देती हूँ, विच्छेद को हम संधि बनाएंगे। देखो विच्छेद में संधि करेंगे, विद्या प्लस आ। अब यहाँ हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि स्वर से पहले आ है और स्वर के बाद भी आ है। क्योंकि मात्रा लगी हुई है इसलिए हमारे को पता है कि ये कौन सा आ है? बड़ा आ, यानी दीर्घ आ है। अगर हम इसमें संधि करेंगे तो हम पहले क्या कर लेंगे? इसमें से स्वर, दोनों स्वर को पृथक कर लेंगे, शब्दों में से स्वर को पृथक कर लेंगे। जैसे इसमें से हम यदि आ को निकालेंगे तो जैसे बनाया हमने आ निकाल दिया, प्लस कर दीजिए आ, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया? अलग वाला हो गया, क्योंकि जब व्यंजन से हम स्वर
व्यंजन में रह जाता है। इसका व्यंजन ये हलंत कब बनेगा? जब इसमें कोई स्वर आके मिश्रित हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से आ को पृथक किया है, इसलिए क्या बन गया ये शुद्ध व्यंजन। इसके बाद आप प्रश्न के पश्चात क्या आया? आ और फिर ये ले। थोड़ा पृथक करके लिख देते हैं ताकि हमारी समझ में आसानी से आ जाए। अब जो संधि होनी है वो किसके बीच में होनी है? इसके बीच में होनी है। अभी जिससे पहले मैंने टेबल बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वर के साथ स्वर का जब मिलन होता है तो स्वर संधि होती है। तो अगर हम इस चीज को ना ध्यान दें तो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे इसी को शब्द को ही देखें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा जब स्वर के बाद स्वर आया है तो सीधे सीधे ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अब स्वर संधि में भी तो मैंने आपको 7 संधियां बताई हैं। स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो अभी जो हम समझ रहे हैं दीर्घ संधि हमारे दिमाग में आएगा जब अ के पश्चात आ समान स्वर आ रहा है और उसका दीर्घ हो रहा है तो वो संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। तो सीधे सीधे यह दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का क्या मैंने बताया था? ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ ऋ र के पश्चात अ ई उ ऋ र में से कोई स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः आ ई उ ऋ और र हो जाता है। तो क्योंकि ये आ के बाद क्या आया है? आ, तो ये दोनों किस में बदल जाएंगे? आ में बदल जाएंगे। अब ये चीज खत्म हो गई क्योंकि इसके स्थान पर क्या होगा? ये आ बचा हमारा ल और बचा हमारा वि। अब इसको हम एज इट इज नीचे उतारते हैं क्योंकि हमें शब्द का निर्माण करना है। जो परिवर्तन हमने करना था संधि के नियम अनुसार वो हमने कर दिया। ठीक, अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसे हम उस परिवर्तित स्वर के साथ आगे पीछे ऐसे ही उतार लेंगे। ये क्या था हमारा वि, ये क्या था हमारा ल। अब देखो कुछ नहीं करना, हमारा शब्द बन गया है, सिर्फ मिला के लिखना है। मिला के लिखने के लिए हमें समझना होगा क्योंकि ये हमारा है व्यंजन। बच्चों व्यंजन के पश्चात यदि स्वर आता है तो स्वर उस पहले वाले व्यंजन को पूरा कर देता है, यानी उसके साथ मिश्रित हो जाएगा और उसे पूरा बना देगा। अर्थात क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन के पश्चात में स्वर आया है, ये स्वर इस व्यंजन में जाकर मिल जाएगा। तो ये जब इसमें मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? अपने मात्रा के रूप में चलेगा। आ तो लिखेंगे नहीं, मात्रा के रूप में चलेगा। और बड़े आ की मात्रा क्या होती है? एक डंडा। तो इसकी हम मात्रा यहाँ लगा देंगे तो ये बन जाएगा विद्या। ये खत्म, बचा कितना? लय। क्या बचा? लय। अब लय हम ऐसे ही इसके साथ बराबर में उतार लेंगे। अब देखिए हमारा शब्द बन गया विद्यालय। आगे समझ में? ऐसे हम अपने बाकी सारे शब्दों को यदि पूर्णतः विच्छेद करते हुए समझने की कोशिश करेंगे तो संधि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, मजा आता है, बहुत आनंद आता है और एक बार शुरू करने के पश्चात उसे छोड़ने का भी मन नहीं करता। अब इस एक शब्द से आपको समझ में आ गया होगा। एक शब्द यदि आपकी प्रैक्टिस के लिए हम एक शब्द और करें तो मैं बता दूं आपको दूसरा शब्द कोई और शब्द करते जिसमें आ ना हो, कोई और शब्द। चलिए अब किसी दूसरे स्वर से लेकर एक शब्द कर देते हैं हम। चलिए शब्द लिखते हैं रविंद्र। अब थोड़ा डिफरेंस है। मैंने हमने विच्छेद करके कहा था शब्द का निर्माण किया। अब हम शब्द का विच्छेद करके तब शब्द का निर्माण करें। अब एक शब्द हमें मिल गया। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, जब दो शब्दों का मिलन हो रहा है तो वो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। यानी दोनों सार्थक शब्दों का ही मिलन होगा तब नवीन शब्द का निर्माण होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि कहाँ से दिमाग लगाना
रवि प्लस इंद्र। अब क्योंकि रवि में बड़ी मात्रा है, हम छोटी मात्रा लगाएंगे। रवि कैसे लिखते हैं? रवि सो गए, ऐसे तो लिखते हैं रवि प्लस, और ये क्या आ रहा है? इंद्र। इंद्र कैसे लिखते हैं? छोटी। विच्छेद इसका हमारा हो गया रवि प्लस इंद्र। अब हमें अपनी संधि करनी है। संधि कौन सी लगनी है? इसके लिए हम सबसे पहले एक बार और इसका विच्छेद कर लेंगे, ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि हम कौन सी संधि इसमें लगाएं, कौन सा सूत्र इसमें लगाएं, कौन सा नियम हम इसमें लगाएं। तो अब देखो, इसमें से ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ ये स्वर है, तो इन दोनों को अलग करेंगे, क्योंकि ये तो अपने आप में एक अकेला स्वर स्पष्ट नजर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें से ई हटा लेंगे। इसमें स्वर कौन सा है? ई। कौन सा ई? छोटा ई। देखो छोटी की मात्रा है ना, छोटा ई हट के अलग आ जाएगा और वा अलग हो जाएगा। वा अलग हो जाएगा, स्वर निकलेगा, तो वा कौन सा हो जाएगा? हलंत वाला। इस बात का ध्यान रखना। तो अब अगर इनको हम इनमें आपस में थोड़ा सा विच्छेद कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा? रव। हलंत आ गया, ई हट गया, ई क्योंकि ह्रस्व है इसलिए ह्रस्व आ गया, और इंद्र ऐसे ही आ गया। ठीक है, रव ई इंद्र। ठीक, अब ये स्वर आया, ये स्वर आया, स्वर के बाद स्वर आ रहा है, और दोनों ह्रस्व के पश्चात ह्रस्वी स्वर आया है। और ये मैंने अभी आपको टेबल में बताया था, ह्रस्व के पश्चात ह्रस्व, ह्रस्व के पश्चात दीर्घ, दीर्घ के पश्चात ह्रस्व, या दीर्घ के पश्चात दीर्घ। किसी भी कंडीशन में जब स्वर के साथ स्वर आ रहा है, समान स्वर आ रहा है, तो वहां दीर्घ संधि ही होगी। ये आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। तो यहाँ दीर्घ संधि है। जब दीर्घ संधि स्पष्ट हो गई, स्वर के साथ स्वर का मिलन हो रहा है, समान स्वर का मिलन हो रहा है, दीर्घ संधि है, तो सीधे सीधे हमारे दिमाग में आ जाएगा छोटी ई और छोटी ई, यानी ई ई। जब ये बदलेगी आपस में, तो किसमें बदलेगी? बड़ी। इसे हमने बता दिया, बचा कितना? रव। ठीक, इंद्र ऐसे ही आ गया, इंद्र ऐसे ही आ गया। जब इंद्र ऐसे ही आ गया, अब क्या करना है? सिर्फ कुछ नहीं करना, अब तो मिला के लिखना है। इस ई को हम इसके साथ मिलाएंगे, क्योंकि ये कौन सी है? बड़ी ई। आपकी भाषा में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ह्रस्व और दीर्घ में कहीं आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, पर आप थोड़ा सा दिमाग में बचाइए, क्योंकि हम साहित्य पढ़ रहे हैं। ह्रस्व मतलब छोटी ई, दीर्घ मतलब बड़ी ई, क्योंकि ये दीर्घ ई यानी बड़ी ई है। ये इस पर किसमें चढ़ेगी? इस अपने से पहले वाले पर, बाद वाले पर नहीं, अपने से पहले वाले पर, ये इस पे चढ़ेगी। तो इस पर ये मात्रा के रूप में आएगी, स्वर हमेशा मात्रा के रूप में नजर आता है। तो ये क्या बन गया? रवि। ये ऐसे इसके साथ आ जाएगा, और इंद्र। आप देखिए रविंद्र हमारा पूरा हो गया। आ गया ना हमारा शब्द? कितना आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब दीर्घ संधि के पश्चात हम दूसरी संधि करते हैं। दीर्घ के पश्चात मैंने आपको बताया था कौन सी? गुण संधि। उसके बाद सेकंड संधि कौन सी थी? गुण संधि। गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुण। गुण संधि। गुण संधि दीर्घ से थोड़ा सा चेंज होती है, वहां तो समान स्वर आता है, पहले भी वही आएगा, बाद में भी वही आएगा। अब बस ये कोई कंडीशन नहीं है, ह्रस्व के साथ ह्रस्व आ सकता है, दीर्घ के साथ दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ किसी भी कंडीशन में आ जाए, बनना उसका दीर्घ ही है। अब गुण संधि की परिभाषा आप लिख लीजिए। देखो, जब अ अथवा आ, ठीक है, अ अथवा आ, इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये आ जाए या बड़ा आ जाए। उसके पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, के
या आ आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यानी इस प्लस के चिन्ह के बाद यानी दूसरे शब्द के पहले वाले स्वर के अंतर्गत यदि ई उ ऋणी अथवा ल, ई उ ऋणी और ल में से कोई स्वर आए तो, यानी अ या आ के बाद इनमें से कोई भी एक स्वर आए। कौन कौन से स्वर? ई उ ऋणी और ल, इनमें से कोई भी स्वर आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए ओ और अ, यानी इनके स्थान पर क्रमशः आए तो स्थान पर क्रमशः जरूर लिखेंगे। क्रमशः का मतलब है जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं, जो अब हम परिवर्तित स्वर लिखने जा रहे हैं, वो पहले वाले के स्थान में जो पहला लिखा होगा तो वो पहला वाला ही आएगा। क्या क्या हो जाएगा? क्रमशः ए ओ, क्रमशः ए ओ आई और आई हो जाता है। परिभाषा मिलेगी। अब थोड़ा सा स्पष्ट करके समझ लेते हैं, हम इसे दूसरे ढंग से लिखेंगे। ठीक है, परिभाषा आपने लिखी होगी। अब इसे हमें किस रूप में प्राप्त होगा ये समझ में आ जाना चाहिए। परिभाषा तो हम रख लेते हैं, पर कंफ्यूजन कहाँ होता है, कहाँ पे क्या आ रहा है, क्या परिवर्तन होना है। मैंने आपको बताया था कि अ अथवा आ के पश्चात तो प्लस के चिन्ह से पहले क्या होगा? या तो आ होगा या आ होगा, इन दोनों में से एक आएगा। अब इसके बाद या तो ई आओ, अगर ई होगा उ हो सकता है, ऋणी हो सकता है और ल हो सकता है। यदि आए तो क्या होगा? ए ओ अल और अल ये बनेगा। यानी अगर ई आएगा तो क्या बन जाएगा उसके स्थान पर? ए, यानी अ आपके बाद यदि ई आए तो ए बनेगा, उ आएगा तो ओ, यानी उ होगा तो हम ओ में बदल देंगे, ऋणी आएगा तो अर में बदल देंगे और र आएगा तो अल में परिवर्तित कर देंगे हम उस। समझ गए? समझ गए? आया आपके पश्चात ई उ ऋणी र आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, ऋणी के स्थान पर अ और र के स्थान पर अल हो जाता है। ये बात आप याद कर लीजिए। अब इसे हम एक शब्द के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। शब्द है